प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शक्ति के तत्व वर्गीकरण। लेक्चर नंबर 38। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व वर्गीकरण लेक्चर नंबर 38। अर्थात आज हम राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं, विद्वानों ने इनका किस आधार पर वर्गीकरण किया है, इस वर्गीकरण से संबंधित किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। किसका? राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर को जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इसका वर्गीकरण करेंगे। लेक्चर नंबर 38। बेटा सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे हम। हालांकि मैंने यहाँ आपके लिए एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया है, यहाँ पर ही मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, परंतु सबसे पहले इसकी आधार भूमि, पृष्ठभूमि तैयार करें, जिससे कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझ सके। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है प्रारंभ में कि शक्ति, पावर, शक्ति सभी मानवीय संबंधों की एकात्म महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या बेटा? शक्ति सभी प्रकार के मानवीय संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आप भले ही किसी भी प्रकार के मानवीय संबंधों का अध्ययन करें, किसी न किसी रूप में वहां शक्ति मौजूद होगी। भले ही आप दो व्यक्तियों के संबंधों का अध्ययन करें, दो समूह के संबंधों का अध्ययन करें, दो राजनीतिक दलों के संबंधों का अध्ययन करें, दो देशों के संबंधों का अध्ययन करें, सर्वत्र आपको शक्ति दिखलाई देगी। जैसा कि हॉब्स ने भी कहा है, जो कि एक समझौतावादी विचारक थे, कि वास्तविक रूप में शक्ति की प्यास तभी शांत होती है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मीन्स जीते जी सभी व्यक्ति शक्ति वृद्धि का ही प्रयास करते हैं। अब बेटा ये शक्ति क्या है? तो शक्ति का सीधा सा अर्थ होता है क्या, कि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से, जैसे कि यहाँ नोट भी क्या है, अनामक पक्ष वैनामक पक्ष से, शक्ति के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है। एक अकेला पक्ष होगा तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन शक्तिशाली और कौन शक्तिहीन है। इसी जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से, मतलब अनामक पक्ष वैनामक पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है, अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है, या अनामक व्यक्ति वैनामक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में अनामक पक्ष के पास, अनामक व्यक्ति के पास, अनामक राष्ट्र राज्य के पास में जो क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य होती है, वह क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य शक्ति कहलाती है। अब चूंकि यहाँ हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वास्तविक रूप में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, या एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है अपने, जैसे कि यहाँ नोट भी किया है, अपने राष्ट्रीय हितों के कुछ उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है, उसके पास इतनी सामर्थ्य, योग्यता और क्षमता है। तो यहाँ पर जो योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य है, वह योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य, जैसा कि मैंने नोट भी किया है, सामर्थ्य, योग्यता और जो क्षमता होती है, वास्तविक रूप में ये सामर्थ्य, क्षमता और योग्यता मिल करके ही राष्ट्रीय शक्ति के तत्व या अवयव का निर्माण करते हैं, जैसा कि मैं क्रम से आपको समझाऊंगा। तो बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है। राष्ट्रीय शक्ति का सीधा सा अर्थ होता है कि जब अनामक राष्ट्र राज्य वैनामक राष्ट्र राज्य से, जैसे भारत अमेरिका से, अमेरिका भारत से, जब अनामक राष्ट्र राज्य वैनामक राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, या अनामक राष्ट्र राज्य वैनामक राष्ट्र राज्य के व्यवहार को परिवर्तित कर देता है, तो अनामक राष्ट्र राज्य के पास में वैनामक राष्ट्र राज्य के व्यवहार को परिवर्तित करने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वही शक्ति है। और ये योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य मिलकर ही राष्ट्रीय शक्ति के तत्व या अवयव बनते हैं। ठीक है बेटा, अब कैसे इसको समझाएंगे, ध्यान दें। नंबर 1 देखो, अब इसको हम शुरू करें उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश से हांस जी मार्गेनथाउ। हांस जे मार्गेनथाउ कहते हैं कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। फिर से बोल रहा हूं मैं, हांस जे मार्गेनथाउ कहते हैं कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो, घरेलू राजनीति में राष्ट्रीय राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। मीन्स यहाँ वास्तविक रूप में चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति दोनों का केंद्र है। शक्ति दोनों प्रकार की राजनीतियों का केंद्र है,
इसलिए यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको राष्ट्रीय राजनीति को समझना हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना हो तो सबसे पहले आपको शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा को समझना ही पड़ेगा। तो हंसे मार्गेंथाउ क्या कह रहे हैं कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो, घरेलू राजनीति में राष्ट्रीय राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। यस बेटा। अब चलिए नंबर 1 बात, शक्ति सभी मानवीय संबंधों की इकट्ठे विशेषता होती है। मतलब वास्तविक रूप में जो पावर है, जो शक्ति है, वह सभी प्रकार के मानवीय संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगर आप किसी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करना चाहते हैं तो वहां शक्ति मौजूद होगी होगी होगी। नेक्स्ट, दोनों का केंद्र, अर्थात वास्तविक रूप में दोनों प्रकार की जो राजनीति होती है, राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शक्ति केंद्र होती है। नोट करें, दोनों का केंद्र मतलब राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु, केंद्र शक्ति होता है। जैसा कि हंस मार्गेंथाउ ने भी कहा है कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो, घरेलू राजनीति मीन्स राष्ट्रीय राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो हंस मार्गेंथाउ ने भी राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो केंद्र बिंदु माना है उस शक्ति को ही माना है। नेक्स्ट, अब ये राष्ट्रीय शक्ति है क्या चीज, जैसे कि मैंने यहाँ अ नामक पक्ष, ब नामक पक्ष, अ नामक देश, ब नामक देश, अ नामक समूह, ब नामक समूह, अ नामक राजनीतिक दल, ब नामक राजनीतिक दल। आप शक्ति का अध्ययन करेंगे तो इसलिए 2 पक्षों का होना जरूरी है। तो राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की जैसे अ नामक राष्ट्र की, किसी राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को परिवर्तित करने, अ नामक राष्ट्र राज्य ब नामक राष्ट्र राज्य के व्यवहार को परिवर्तित करे, या विशेष रूप से उसे नियंत्रित करने की, अ नामक राष्ट्र राज्य ब नामक राष्ट्र राज्य को नियंत्रित करे, या भारत अमेरिका को नियंत्रित करे, या अमेरिका भारत को नियंत्रित करे। इसलिए मैंने तीर के निशान से इधर भी संकेत किया है और इधर भी संकेत किया है। इनमें से कौन सा किसको प्रभावित कर रहा है, कौन सा किसको नियंत्रित कर रहा है? जो जिसको नियंत्रित कर लेगा वो ही शक्तिशाली होगा, क्योंकि इसके पास वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है, वो योग्यता है। चलिए, ऐसी योग्यता या क्षमता है जिसके द्वारा वह अपने राष्ट्रीय हितों के कुछ विशेष उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। जरा गौर कीजिएगा, राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को परिवर्तित करने या विशेष रूप से उसे नियंत्रित करने की ऐसी योग्यता या क्षमता है या सामर्थ्य है जिसके द्वारा वह अपने राष्ट्रीय हितों के कुछ विशेष उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अब अनामक राष्ट्र राज्य बैनामक राष्ट्र राज्य को नियंत्रित कर सकता है, या बैनामक राष्ट्र राज्य अनामक राष्ट्र राज्य को नियंत्रित कर सकता है। कौन किसको नियंत्रित कर रहा है, कौन किसके व्यवहार को परिवर्तित कर रहा है? जिसके पास योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य होगी वही दूसरे पक्ष के व्यवहार को नियंत्रित करेगा। इसलिए जो जिसके व्यवहार को परिवर्तित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, उसके पास जो क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य है, वो क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य ही राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। और ये जो क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य है, वास्तविक रूप में ये क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य मिलकर ही राष्ट्रीय शक्ति के तत्व या अवयव बनते हैं, जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। अब ध्यान दे बेटा, राष्ट्र की यह योग्यता कई तत्वों पर निर्भर करती है। बेटा ध्यान दे, राष्ट्र राज्य की यह योग्यता कई तत्वों पर निर्भर करती है। मतलब जिस योग्यता, सामर्थ्य और क्षमता के बल पर एक राष्ट्र राज्य ने दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित किया है, तो ये जो राष्ट्र की योग्यता है, क्षमता और सामर्थ्य, वह कई तत्वों पर निर्भर करती है। अब कई तत्वों पर निर्भर करती है, तो जो तत्व मिलकर के राष्ट्रीय शक्ति के तत्व या अवयव कहलाते हैं। मतलब जो मिलकर के, अर्थात राष्ट्र की यह योग्यता कई तत्वों पर निर्भर करती है, और जो ये योग्यता है ये मिलकर के राष्ट्रीय शक्ति के तत्व या अवयव कहलाते हैं। फ्रैंकल इन्हें क्षमताएं या क्षमता तत्व कहता है। ये एग्जाम पूछ ले जाता है। मतलब एक फ्रैंकल विद्वान है, इन्हें मतलब राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को क्षमता तत्व कहता है। अर्थात जो ये योग्यता है, जो ये सामर्थ्य है, जिसके बल पर एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है, उसे फ्रैंकल ने क्षमता तत्व कहा है। क्या कहा है? क्षमताएं या क्षमता तत्व कहता है। फिर से बोल रहा हूं, क्षमताएं या क्षमता तत्व कहता है। कौन? फ्रैंकल। एग्जाम पूछ लिया जा सकता है आपसे। नेक्स्ट, आप चाहें तो बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व नहीं, केवल राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कहना। अर्थात यहाँ एक गलती ये की जाती है और एग्जाम पूछा भी जाता है कि क्या ये जो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं, जैसा कि मैं यहाँ 11 तत्व आपको बतलाऊंगा, राष्ट्रीय शक्ति के जो ये तत्व हैं, मतलब है कोई भी राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को यदि नियंत्रित कर रहा है, उसको परिवर्तित कर रहा है, तो जो योग्यता, जो क्षमता, जो सामर्थ्य उसके पास में है, तो क्या ये योग्यता, सामर्थ्य और क्षमता
ये राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व हैं, अर्थात वास्तविक रूप में राष्ट्रीय शक्ति को ये तत्व निर्धारित करते हैं? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व नहीं कह सकते हम इनको, केवल राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं वो निश्चित नहीं है, उनकी आपको लिस्ट या सूची नहीं बना सकते हो। इसलिए राष्ट्रीय शक्ति के इनको निर्धारक तत्व नहीं कह सकते, केवल राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कह सकते हैं आप इसको, मतलब इन्हें राष्ट्रीय शक्ति के केवल तत्व कह सकते हैं, निर्धारक तत्व नहीं कहेंगे आप, ये आपको नोट कर लेना है। अब हम चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 4, राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्गीकरण। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्गीकरण, आज का जो हमारा लेक्चर इसी के ऊपर तो है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व वर्गीकरण। तो विद्वानों ने किस हिसाब से इसका वर्गीकरण किया है, मतलब वास्तविक रूप में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई जो ये तत्व है वो क्या है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर राष्ट्रीय की ये योग्यता, मतलब अनामक राष्ट्र राज्य वैनामक राष्ट्र राज्य के व्यवहार को परिवर्तित कर रहा है, तो परिवर्तित करने की इसके पास योग्यता है। अब जो ये राष्ट्र की योग्यता है कई तत्वों पर निर्भर करती है, और ये जो तत्व है वास्तविक रूप में जो योग्यता है जो मिलकर के राष्ट्रीय शक्ति के तत्व या अव कहलाते हैं। मतलब जिस योग्यता के बल पर, जिस क्षमता के बल पर एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है, तो उन सभी योग्यताओं से, उन सभी क्षमताओं के बल पर जो दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है, वो सभी मिलकर के राष्ट्रीय शक्ति के तत्व या अवयव कहलाते हैं, और फ्रैंकल इन्हें क्षमता या क्षमता तत्व कहता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा रहा है? सबसे पहले हांसे मार्गेंथाउ, हांसे मार्गेंथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को स्थायी तथा अस्थायी दो प्रकार के माना है। क्या? स्थायी तथा अस्थायी। नोट करें, हांसे मार्गेंथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को दो प्रकार का बताया है, स्थायी तथा अस्थायी। बेटा ध्यान दें, स्थायी तथा अस्थायी। उसके बाद में अगला विद्वान है, पहला वर्गीकरण, दूसरा आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, ऑर्गेन्स्की है। ऑर्गेन्स्की ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को दो प्रकार का बतलाया है, पहला प्राकृतिक, दूसरा सामाजिक। क्या? पहला प्राकृतिक तत्व, दूसरा सामाजिक तत्व। प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत भूगोल, जनसंख्या आदि आएंगे। सामाजिक तत्व के अंतर्गत आर्थिक विकास, राजनीतिक ढांचे तथा राष्ट्रीय मनोबल आता है। बेटा ध्यान देगा, राष्ट्रीय मनोबल आता है। मनोबल राष्ट्रीय शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे अगले लेक्चर में, जबकि हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की क्रम से व्याख्या करेंगे। क्लियर होगा? इसके बाद में बेटा तीसरा है पामर तथा पर्किंस, चार्ल्स लेरच, अब्दुल सैद, थियोडोर ए कोलंबस और जेम्स एच वुल्फ। इन्होंने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को दो भागों में विभाजित किया है, मूर्त तत्व, अमूर्त तत्व। मूर्त तत्वों में भूगोल, कच्चा माल, प्राकृतिक साधन, जनसंख्या और तकनीकी को लिया इन्होंने, और अमूर्त तत्व के अंतर्गत इन्होंने विचारधारा, नैतिक नेतृत्व और व्यक्तित्व और संगठनात्मक क्षमता और कूटनीति को सम्मिलित किया है। तो इस तरीके से हांसे मार्गेंथाउ, ऑर्गेन्स्की और पामर तथा पर्किंस आदि जो विद्वान हैं, इन्होंने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्गीकरण किया है। दोहरा रहा हूं, मार्गेंथाउ ने स्थायी और अस्थायी दो तत्व बतलाए हैं, उनका दो प्रकार से वर्गीकरण किया है, और ऑर्गेन्स्की ने प्राकृतिक तत्व और सामाजिक तत्व इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है, और पामर तथा पर्किंस आदि विद्वानों ने मूर्त तथा अमूर्त तत्वों का वर्णन किया है। तो इस तरीके से आप इन तीनों विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है आप इस अच्छे से समझ सकते हैं। अब इधर आइए बेटा, ये सभी तत्व अंतर्निर्भर तथा परस्पर जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ हमने कहा था ना कि राष्ट्रीय शक्ति के ये जो तत्व है वो निर्धारक तत्व नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये सभी तत्व जो है अंतर्निर्भर तथा परस्पर जुड़े हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई किसी भी राष्ट्र राज्य के अंतर्गत, मान लीजिएगा हमने कहा कि नेतृत्व या विचारधारा या भूगोल या प्राकृतिक क्षमता, जनसंख्या, तकनीकी, सैनिक तैयारी, आप एक तत्व विशेष को निर्धारक तत्व नहीं कह सकते। सभी तत्वों का योगदान होता है किसी भी राष्ट्र राज्य की योग्यता क्षमता के निर्धारण के अंतर्गत। ठीक है बेटा? तो वास्तव में ये सभी जो तत्व है राष्ट्रीय शक्ति की अंतर्निर्भर तथा परस्पर जुड़े हुए, मतलब जो ये राष्ट्रीय शक्ति की 11 तत्व मैंने नोट किए, ये सभी अंतर्निर्भर है तथा परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी राष्ट्रीय शक्ति का तत्व स्वतंत्र नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक तत्व के आधार पर
कोई भी राष्ट्र राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि ये सभी तत्व एक दूसरे से मतलब परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसलिए मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, ये सभी मतलब ये सभी राष्ट्रीय जो तत्व हैं, राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं, ये सभी मतलब ये सभी राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व है, 11 तत्व हैं, ये सभी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व अंतर्निर्भर तथा परस्पर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन से, मतलब भाई कोई भी राष्ट्र राज्य जब दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है तो इसका मतलब उसके पास योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य है। अब जो योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य, जो योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य है, ये मिलकर ही, ये योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य मिलकर ही राष्ट्रीय शक्ति के तत्व या अवयव कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ नोट भी किया, अवयव कहलाते हैं। और ये जो अवयव हैं, जो ये तत्व हैं, ये मुख्यतया 11 प्रकार के होते हैं। विशेषकर जैसा कि हम इस वर्गीकरण के आधार पर लेंगे तो 11 तत्व भरकर सामने आते हैं। आज हम केवल इनका आपको नाम बतलाएंगे, और जो हमारा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 38 पार्ट नंबर 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय शक्ति के जो 11 तत्व हैं, इन 11 के 11 तत्वों की हम व्याख्या करेंगे। आज तो केवल आप डायग्राम बनाएंगे और राष्ट्रीय शक्ति के जो 11 तत्व हैं, इन तत्वों के नाम नोट करेंगे। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वहां पर मैं आपको एक एक राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को अच्छे से समझाऊंगा। चलिए बेटा नोट करें, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। फिर कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं बेटा, ये निर्धारक तत्व नहीं है, ये केवल तत्व कहलाएंगे, निर्धारक नहीं है ये। मतलब किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति का आप अध्ययन करना चाहते हैं तो वहां किसी भी एक तत्व को निर्धारक तत्व नहीं कह सकते। ये सभी तत्व एक दूसरे पर निर्भर हैं और परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व नहीं कहेंगे, केवल राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कह सकते हैं आप, निर्धारक तत्व नहीं कहेंगे। तो नंबर 1 पहला जो तत्व है राष्ट्रीय शक्ति का वह है विचारधारा, दूसरा है भूगोल, तीसरा है प्राकृतिक स्रोत, नोट करें प्राकृतिक स्रोत, चौथा है नेतृत्व, पांचवा है जनसंख्या, छठा है आर्थिक विकास तथा औद्योगिक क्षमता, सातवां है तकनीक, और आठवां है सैनिक तैयारी, और नौवां है कूटनीति, डिप्लोमेसी, राजनय, कूटनीति, और 10वां है राष्ट्रीय चरित्र तथा मनोबल, और 11वां है संगठन तथा सरकार की योग्यता। 11वां क्या है? संगठन तथा सरकार की योग्यता। ये राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। मतलब वास्तव में ये ऐसे तत्व हैं जिसके बल पर, जिस योग्यता के आधार पर, जिस क्षमता के आधार पर, जिस सामर्थ्य के आधार पर एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है, परिवर्तित करता है और अपने राष्ट्रीय हितों के कुछ विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करता है। मतलब कोई भी राष्ट्र राज्य है, अगर हम देखें तो वास्तव में राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की तो रक्षा करेगा। भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है राष्ट्र राज्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। तो डेफिनेटली सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास करेंगे। तो यहाँ राष्ट्रीय हितों के कुछ विशेष उद्देश्यों को प्राप्त इन तत्वों के आधार पर ही करेगा, भले कोई भी राष्ट्र राज्य हो। अब जिस राष्ट्र राज्य के पास में ये तत्व सबल होंगे, ये योग्यता होगी, ये सामर्थ्य होगी, ये क्षमता होगी, तो निश्चित रूप में वह राष्ट्र राज्य शक्तिशाली होगा। अतः आपको किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति का अच्छे से विश्लेषण करना है, अवलोकन करना है, अध्ययन करना है, तो आपको ये सारे के सारे तत्वों का अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। अब जो ये राष्ट्रीय शक्ति की 11 तत्व हैं, इन 11 तत्वों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रत्येक तत्व के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे। मतलब 11 के 11 तत्वों की हम अगले लेक्चर में व्याख्या करेंगे। आज तो केवल आपको ये डायग्राम बनाना है और केवल ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हैं और विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। तो इन तीनों विद्वानों मार्गेनथाउ, ऑर्गेन्सकी और पामर तथा परकिंस आदि जो भी मैंने नोट किए, ये यहाँ पर 3 बिंदुओं के आधार पर इसका वर्गीकरण है, इसको नोट करेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय शक्ति के जो 11 तत्व हैं, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, चित्र बनाया, इस चित्र को नोट करेंगे और 11 के 11 जो राष्ट्रीय शक्ति तत्व हैं इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद में
लेक्चर नंबर 38 पार्ट नंबर 1 में हम राष्ट्रीय शक्ति के जो 11 तत्व हैं, इन 11 के 11 तत्वों की व्याख्या करेंगे और व्याख्या के आधार पर हम आपको बताएंगे कि वास्तविक रूप में एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर पाता है और एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को किस आधार पर नियंत्रित नहीं कर पाता है, मतलब क्या कमियां रह गई हैं। ये सारी बातें हम लेक्चर नंबर 38 पार्ट नंबर 1 में बताएंगे। ठीक है बेटा, तो मुझे विश्वास है आप राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं उसका वर्गीकरण और राष्ट्रीय शक्ति के जो 11 तत्व हैं, इन 11 तत्वों के नाम को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में अगले लेक्चर में इन सभी की हम व्याख्या करेंगे। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि हमें भाई भले ही हम राजनीति विज्ञान समझा रहे हो, लोक प्रशासन समझा रहे हो, पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हो, या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हो, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, या मेजर पॉलिटिकल सिस्टम्स हो, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हो, भले ही हम कुछ भी समझा रहे हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, मैंने आपको कई बार कह दिया है कि बेटा मैं व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यदि आपको बेहतर तरीके से समझना है तो मैं जिस क्रमबद्ध रूप में प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड करता हूँ, आपको उसी क्रम से इसे समझना है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के थ्योरेटिकल पार्ट को, सैद्धांतिक पक्ष को अच्छे समझ जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्गीकरण और राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के नाम 11 जो तत्व हैं इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।